फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं अगले पोएम जो आपको बताने वाला हूँ उसका टाइटल है एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दिस पोएम वाज रिटेन बाय थॉमस ग्रे। फ्रॉम लगा हुआ है इस पोएम में, इसका भी रीजन समझ लें। जब कोई लॉन्गर पोएम हो और उस पोएम में से कुछ सेलेक्टेड स्टांजा आपको अगर मिलते हैं तो वहाँ फ्रॉम लिखा है। तो मैं टोटल पोएम, इट इज लॉन्गर पोएम, बहुत बड़ी पोएम है, तो 5 स्टांजा आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, लेकिन ये बड़ी लंबी पोएम है, बहुत ही बढ़िया पोएम है। एमए में भी मैं इस पोएम को पढ़ा था, गजब की पोएम है, बट केवल 5 स्टांजा आपको सेलेक्टेड है। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1751, 18वीं शताब्दी की पोएम है। इट इज एन एलिजी। एलिजी आप जानते हैं, शोक गीत। शोक गीत वो होता है जो रिटेन ऑन द डियर डेथ ऑफ समवन वेरी डियर टू द पोएट। कवि का कोई बहुत प्रिय हो, उसकी मृत्यु हो जा, खो जा, तो ही राइट्स लेमेंटिंग ऑन दैट पर्सन्स डेथ। उसकी मृत्यु पर वो विलाप करता है। इट इज कॉल्ड एलिजी, शोक गीत कहते थे। इट इज एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च। कंट्री मतलब गांव। चर्च यार्ड, चर्च तो आप जानते हैं गिरजाघर, यार्ड से मतलब है जो गिरजाघर, उसका कैंपस, कैंपस ऑफ द चर्च। इट इज इवनिंग टाइम। द पोएट इज सिटिंग इन द चर्च यार्ड। चर्च यार्ड में बैठा हुआ है। एंड ही इज वॉचिंग इवनिंग एक्टिविटीज। इवनिंग एक्टिविटीज को देख रहा है। शाम का टाइम है और देखते ही उसके मन में कौन से भाव उठते हैं वो बताएगा। इन फैक्ट द पोएम इज अ लमेंटेशन ऑफ द पोएट ऑन द डेथ ऑफ आवर फोरफादर्स हु वर इग्नोरेंट, वेरी सिंपल पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, दे लिव्ड एंड डाइड अननोन। सिंपल सा जीवन उनका था, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हीं की मृत्यु पर विलाप करता है। एलिजी है। एक एक लाइन्स में पढ़ करके आपको बताते जाऊंगा स्टांजा वाइज। तो हम शुरू करते हैं इस एलिजी को। फिर से आपको बता दें, इट इज एन एलिजी रिटेन बाय थॉमस ग्रे, 1751 में लिखा। एंड दिस एलिजी इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी एलिजी है, शोक गीत हैं, उनमें से अगर बेस्ट एलिजी में से अगर गिनती होती है एलिजीज की, तो उनमें से एक ये भी है, रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। हियर द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ फोरफादर्स। एक एक लाइन में बताते चल रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुने। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड wind slowly over the lea, the plowman homeward plods his weary way and lifts the world to darkness and to me. 4 lines. 4 lines पहले स्टंजा में। It is evening time. The poet is in the churchyard. The curfew tolls. कर्फ्यू से मतलब है इवनिंग बेल। शाम को चर्च में घंटी बजती। जब घंटी बजती है, रिंग्स, द बेल रिंग्स, इवनिंग बेल रिंग्स इन द चर्चयार्ड, द नेल ऑफ पार्टिंग, इट रिमाइंड्स द पोएट द डेथ बेल। और कवि को मृत्यु पर बजने वाली घंटी की याद दिलाती है। अब मृत्यु किसकी हो रही है? पार्टिंग डे, द डे इज डाइंग, दिन की मृत्यु हो रही है, क्योंकि द डे इज गोइंग टू एंड, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, दिन समाप्त हो रहा है। द पोएट इज सिटिंग इन द चर्च यार्ड, चर्च यार्ड में बैठा है। द पोएट इज अलोन, अकेले है। एंड ही हियर्स दैट द बेल रिंग्स फ्रॉम द चर्च, इवनिंग बेल रिंग्स, बजती है, तभी उसको याद आता है इट इज लाइक द डेथ बेल। ये तो मृत्यु पर बजने वाली घंटे की है, आवाज जैसी लगती है, बट हु इज डाइंग, आखिर मर कौन रहा है? क्या? इट इज द डे, द डे इज एंडिंग, दिन समाप्त हो रहा है। द बेल रिंग्स एंड एज सुन एज द बेल रिंग्स, और जैसे ही घंटी बजती है, कहा द लोविंग हॉर्ड, द एनिमल्स हु वर ग्रेजिंग इन द फील्ड,
जो पशु फील्ड में चर रहे थे, लोविंग हर्ड वे झुंड, तो ग्रुप जो हर्ड ऑफ एनिमल्स, जो पशुओं का झुंड है, कैटल का झुंड है, लोविंग माने रंभाते आवाज करते हुए, क्राइंग एनिमल्स विंड स्लोली, टेढ़े मेढ़े रास्ते से धीरे धीरे चल देते, ओवर द ली, ली मीन्स ग्रास लैंड, फ्रॉम द ग्रास लैंड द एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड, घास के मैदान में चल रहे। एज सुन एज द बेल रिंग्स द एनिमल्स स्टार्ट रिटर्निंग, वापस लौटना शुरू कर देते हैं। दे आर क्राइंग बट दे आर कमिंग स्लोली, धीरे धीरे इन जिगजैग वे, टेढ़े मेढ़े रास्ते से आ रहे हैं। वास्तव में इधर उधर से क्यों आ रहे हैं? जैसे आप खेत देखते हैं, गांव में खेत है, मेड़ है, इधर से भी है उधर से भी है, इस तरह से है। तो जो जिधर एनिमल है, जो भी पशु जिधर चल रहा था उसी रास्ते से चल लेता। तो इन जिगजैग वे द एनिमल्स आर रिटर्निंग टू द कैटल शेड, पशु अपने कैटल शेड की ओर, पशुशाला की ओर चल देते हैं। एंड प्लूमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, एंड द प्लूमैन द फार्मर, जो किसान है, द फार्मर आल्सो रिटर्न्स, किसान भी लौटने लगता है। हु वाज वर्किंग इन हिज फील्ड, अपने खेत में काम करता। प्लोमैन क्यों कहता? प्लोमैन हल होता है, हलवाहक मीन फार्मर। फार्मर इज रिटर्निंग टू हिज हाउस, अपने घर, हिज होम वर्ड, घर की ओर लौटने लगता है। प्लॉट्स ही इज रिटर्निंग स्लोली, धीरे धीरे लौट रहा है। हिज weary way, he is tired because he has been working hard in the field the whole day, he has been working hard, दिन भर खेत में काम कर रहा था। so he is tired, the farmer is tired, किसान थका हुआ है। so he is returning to his house slowly, वो भी धीरे धीरे। the plowman is returning to his house, he is returning slowly because he is tired, he has been working in his field throughout the day and leaves the world, और कभी क्या करता है? everyone is returning, सब लोग लौट रहे हैं। farmers are returning, animals are returning, but leaves the world, संसार को छोड़ के जा रहा है। and कहाँ छोड़ कर? to darkness, अंधकार में छोड़ के जा रहा है। it means it is getting dark, अंधेरा हो रहा है। तू में और मुझे, आई एम अलोन इन द चर्च यार्ड, आई एम नॉट रिटर्निंग, आई एम नॉट गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। आई एम सिटिंग इन द चर्च यार्ड वॉचिंग इवनिंग एक्टिविटीज, द फॉर्मर इज रिटर्निंग, एनिमल्स आर रिटर्निंग एंड लिविंग द वर्ल्ड इन डार्कनेस, संसार अंधकारमय हो जाएगा। एवरीवेयर देयर विल बी डार्कनेस एंड आई विल बी इन द चर्च यार्ड, और मैं अकेले, अलोन इन द चर्च यार्ड, मैं अकेले चर्च यार्ड में रह जाऊंगा। फिर से आप देख लीजिए, the curfew tolls the knell of parting day, the evening bell rings, it reminds the poet that it is like the death bell, blowing hard wind slowly over the lea. As soon as the bell rings, the animals who were grazing in the field start returning to their cattle shed. They are returning in zigzag way, they are returning slowly. Plowman homeward plods over his weary way. The farmer is also returning to his house. He is tired, so he is returning slowly to his house and leaves the world to darkness and to me. Everyone is going. I am sitting in the churchyard. I am left alone. मैं अकेले छोड़ दिया गया हूँ। Alone in the complete darkness. पूरी तरह अंधकार हो रहा है, मैं अकेले बैठा। ये पहला स्टांजा है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया। अब दूसरे स्टांजा को हम शुरू करते हैं। Beneath those rugged elms that eve trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. सेकेंड स्टांजा, बीनीथ दो, जहां कभी बैठा है, चर्च यार्ड में बैठा, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से 20 मीटर आगे देख लीजिए, 30 मीटर आगे हो या 50 फीट आगे हो, जो भी हो, दूर से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दोज वर्ड, जो शब्द है दोज, ये इंडिकेट कर रहा है कि कभी दूर की बात करता है।
तो कह रहा है कि बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, अंडर दोज का उन पेड़ों के नीचे, जो आप पेड़ देख रहे हो सामने, उन पेड़ों के नीचे, रग्ड जो खुद रफ ट्रीज, एल्म्स चिराबेल जंगली पेड़ है, यू आकार के पेड़ हैं, का दोज अंडर दोज ट्रीज विच यू कैन सी, आई कैन सी, का उन पेड़ों के नीचे, जो पेड़ चर्चयार्ड में, जहां कभी बैठा वहां से दूरी पर, उसी चर्चयार्ड में, उसी कैंपस में दिख रहे हैं, देयर आर सो मेनी ट्रीज, बहुत से पेड़ भी हैं, अंडर दोज ट्रीज विच हैव रफ ट्रंक ब्रांचेज, जिनके रफ ब्रांचेज है, यू ट्रीज, एल्म्स ट्रीज, अंडर द शेड, छाया, उन पेड़ों की छाया में जो पेड़ रफ दिख रहे हैं, वेयर हिप्स, उन पेड़ों की छाया में नीचे क्या दिख रही है, इन द शेड ऑफ द ट्रीज, अंडर द ट्रीज, उन पेड़ों के नीचे का, वेयर हिप्स उभरी हुई दिख रही, कुछ आकृतियां हैं, उभरा हुआ टीले की तरह दिख रहा, का टर्फ इन मैनी ड्राई ग्रासेस कैन बी सीन, सूखी मुसी घासें दिख रही सूखी, और मैनी है मोल्डरिंग हिप, देयर आर हिप्स, बहुत से हिप्स उभरे हुए दिख रहे हैं, टीले की तरह छोटे छोटे दिख रहे हैं, बट कैसे दिख रहे हैं, क्या मोल्डरिंग, ब्रेकिंग, ब्रोकन, टूटे फूटे हिप्स दिख रहे हैं, टूटे फूटे उभार दिख रहे हैं, विच आर कवर्ड विद ग्रासेज, जो घास से ढके हुए। तो पोएट सेज, कैन यू सी अंडर द शेड ऑफ दोज रग्ड ट्रीज, under the shade of those trees there are hips of many, broken hips covered with dry grasses, घासों से ढके हुए जो आप ढेर देख रहे हो ना, those are not hips of grasses, hips of soil, वो केवल मिट्टी का ढेर नहीं है, घास का ढेर नहीं है, what are those हिप्स, वो जानते हैं ढेर किस चीज का है, का ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, का दोज हिप्स आर ग्रेप्स, वो कब्र हैं, ब्रोकन ग्रेप्स हैं, टूटी फूटी कब्रें हैं, एंड हुज ग्रेप्स आर दीज, एक कब्र किसकी है, आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों की, अगली लाइन बताएगा, रूड फोर फादर्स है ना, फोर फादर्स, फोर माने होता है पहले, आगे वाला, फादर माने पिता, आगे वाले जो पिता थे माने हमसे पहले, पूर्वज वही ना हो गया, तो पूर्वज की, का ईच इन हिज नैरो, का इन ईच सेल, सेल माने कोठरी भी होता है, सेल माने बायो में कोशिका भी होता है, कोठरी मतलब है कब्र, इन ईच नैरो सेल, जो पतली सी कोठरी है, नैरो सेल, नैरो ग्रेव, हर पतली सी कब्र में, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए लेड पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ का, रूड फोर फादर, रूड से मतलब है इग्नोरेंट सिंपल पीपुल, हुवर और फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, अनएजुकेटेड थे, वेरी सिंपल पीपुल, हार्ड वर्किंग पीपुल, बड़े सिंपल लोग थे, हार्ड वर्किंग थे, रूड का था, रूड्स मतलब असभ्य लोग थे, दुष्ट थे नहीं, सिंपल इग्नोरेंट पीपुल थे, वर्कड हार्ड एंड लिव्ड सिंपल लाइफ, कठिन जीवन जीते थे, कठिन मेहनत करते थे, सिंपल जीवन जीते थे, वो हमारे पूर्वज थे, का इन ईच ग्रेव विच इज नैरो, जो पतली सी कोठरी है, कब्र है, इन ईच ग्रेव, हर कब्र में देयर इज अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी है, एंड हुज डेड बॉडी, किसकी डेड बॉडी है, का रूड फोर फादर, द डेड बॉडीज लाइंग इन द ग्रेव्स आर द डेड बॉडीज ऑफ आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं, का ऑफ द हैमलेट, हैमलेट मतलब है विलेज, स्मॉल विलेज, स्लीप, आवर फोर फादर्स आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव्स, अपने कब्रों में सो रहे हैं, कहा रूड फोर फादर्स ऑफ द हेवनली स्लीप, द फोर फादर्स आर लाइंग बरीड इन द ग्रेव्स, हमारे पूर्वज उन कब्र में दफन हुए, दे आर लाइंग बरीड, दे आर स्लीपिंग फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं। फिर से देखिए, beneath those rugged elms that yew trees where hips the turf in many a moldering heap, कहा you can see under the shade of those trees which are rugged rough trees, under the
shade of those elm trees, yew trees, where hips the turf in many moldering heap, where you can see there are so many heaps of broken soils which look covered with dry grasses, each in his narrow cell forever. Those hips, broken hips, are the graves of our forefathers who are lying buried in the graves. In each grave there is a dead body of our forefather who is lying buried forever, जो हमेशा हमेशा के लिए दफन पड़ा हुआ है. Rude forefathers of the village, these are the forefathers of our village who are sleeping in those graves. ये दूसरा स्टांजा रहा. बात अब समझ में आ गई? नहीं आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इसको बताएंगे. अब तीसरा स्टांजा के बारे में. अब तीसरा स्टांजा देखिए. द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shade, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. It is the third stanza. इसमें देखिए कवि क्या कहता है. द ब्रीजी ऑफ इंसेंस, सुबह की ठंडी ठंडी हवा. इन द मॉर्निंग द एयर इज कूल एंड सेंटेड. ब्रीदिंग मॉर्न, द विंड ब्लोइंग इन द मॉर्निंग, जो सुबह की ठंडी ठंडी शीतल पवन चलती है. एवरीवन गेट्स अप, हर व्यक्ति उठ जाता है. मॉर्निंग वॉक का आप नाम सुना, इसीलिए हम उठते हैं. पॉल्यूशन नहीं रहता है, शांति रहती है, शुद्ध हवा चलती है. एवरीवन गेट्स अप टू हैव दैट एनर्जी, उस एनर्जी को लेने के लिए, विच लाइक टॉनिक, जो टॉनिक की तरह होता है. एवरीवन गेट्स अप इन द मॉर्निंग टू हैव दैट एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फियर. ब्रीजी मॉर्न, breezy of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shade. सबका निष्कर्ष इस लाइन में है. No more shall rise. When morning air, sweet scented air blows in the morning, सुबह ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलती है, तो everyone gets up, हर व्यक्ति उठ जाता है. But लेकिन no more shall rouse from their lowly bed. But these forefathers who are lying buried in their graves will never get. जो पूर्वज दफन हो गए, जो मर गए, जो इन टूटी फूटी कब्र में पड़े हुए, they will never get up. स्वीट सेंटेड एयर चले, कितना हो बढ़िया पवन चले, बट they will never get up, कभी उठने वाले नहीं है. इसीलिए कहा था no more shall the sweet scented air blowing in the morning can never make them rise from their simple bed from the graves, कभी कब्र से नहीं उठा पाएगी. दूसरा, swallow twittering from the straw-built shade. The swallow twitters, अबाबिल जो होता है पक्षी, यह मतलब है प्रतीक है पक्षी का. कल यही नहीं चकता, हर पक्षी सुबह भोर में चहकने लगते हैं. The birds chirping in the morning, twittering from the straw-built shade. straw-built shade क्या, शेड तो छप्पर होता है, बट क्या मतलब है नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रा, घास फूस से बना हुआ घोंसला. बर्ड्स ट्विटर चर्प इन द मॉर्निंग, पक्षी चहकते हैं. एंड हियरिंग इट वी गेट, और सुन करके हम उठ जाते हैं. इट इज मॉर्निंग, इट इज मैसेज फ्रॉम द बर्ड्स, पक्षियों से मैसेज आने लगता है ना. इट इज मॉर्निंग, गेट अप, उठ जाओ. दे आर कॉलिंग, वो बुला रहे हैं. Everyone gets up, leaves his bed, हर व्यक्ति अपने बेड को छोड़ देता है, उठ जाता है. It is morning, but no more shall rouse them from their lowly bed. But these forefathers who are lying buried in the graves will never get up, कभी नहीं उठेंगे from their simple bed, अपने उस बेड से. बेड क्या उनका है? From their graves, broken graves, टूटी फूटी कब्र से कभी नहीं उठेंगे. Third line, cock's shrill clarion or the echoing horn, when it is morning, cock, मुर्गा, cries loudly, जोर से चिल्लाता है. देहात में जो मुर्गे होते, जो देसी होते, फार्म वाले होते वो नहीं, जो मुर्गे होते गांव में रहते, जो स्ट्रांग होते, इनको देसी लोग कहते हैं. cries loudly in the morning, जोर से बाग देते हैं, मुर्गा चिल्लाता है. and
वी गेट अप, उठ जाते हैं. इट इज मॉर्निंग, ही इज कॉल, इट इज कॉलिंग, बुला रहा कि इट इज मॉर्निंग. लीव योर बेड, बिस्तर छोड़ दो, स्टार्ट योर डेली वर्क. और इकोइंग हॉर्न, हंटर्स ब्लो देयर हॉर्न व्हेन इट इकोज, जब उसकी ध्वनि गूंजती है हॉर्न की, तो वी गेट, तो हम उठ जाते हैं. एवरीवन गेट्स अप, ऑल दीज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज, स्वीट सेंटेड एयर ऑफ द मॉर्निंग, ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स, कॉक्स, श्रिल क्लैरियन, द इकोइंग ऑफ हॉर्न्स, मैक एवरीवन गेट अप, हर व्यक्ति को जगा देता है. बट दीज फोर फादर्स हु आर लाइंग बरीड इन देयर ग्रेप्स विल नेवर गेट अप, ये कभी उठने वाले नहीं. मतलब क्या है? द पोएट वांट्स टू से दैट डेथ इज परमानेंट, मृत्यु अस्थायी निद्रा है. वन हु डाइज विल नेवर गेट्स, जो मर जाता है कभी उठता नहीं है. दूसरे स्टांजा देखिए, बदल बदल के स्टांजा छोड़ छोड़ के है. ये जो लास्ट वाले फोर्थ और फिफ्थ जो स्टांजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एग्जाम में आते हैं मैंने अक्सर देखा कई दोनों स्टांजा अक्सर आते रहते हैं, ये तो और इम्पोर्टेंट. लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ये फिगर्स ऑफ स्पीच भी जानते हैं कौन सा है? ये पर्सोनिफिकेशन है, एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का. तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज, देयर डेस्टिनी ऑब्सक्योर, देयर नॉर ग्रैंडर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर. यहाँ कभी अब सलाह दो. इतना बताने के बाद जो कंक्लूजन है कवि का, व्हाट डज ही वांट टू से, आखिर कवि कहना क्या चाहता है, मकसद क्या है कहने का? डेथ श्योर एंड सर्टेन, ये सत्य है. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता. तो आप कुछ भी जीवन में कर लो, कितना हो, संपत्ति बना लो, महानता हासिल कर लो, पावरफुल हो जाओ, बट मरना तो श्योर है. अब उसी पर कवि की जो फिलॉसफी है, जो उसका कंक्लूजन है, जो उसकी फिलॉसफी है, दर्शन है, अब बताना क्या चाहता है. वो बिलाप इनकी कंडीशन को देख करके, कभी हमारे जो पूर्वज थे जो दफन पड़े वो भी हमारे जैसे यंग थे, हैंडसम थे, पावरफुल थे, हैप्पी थे. बट आज कंडीशन देखिए वो दफन पड़े हैं, हम भी कभी इसी कंडीशन में आ जाएं. उसी बारे में देखिए कहता क्या है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइम, तो एम्बिशियस पीपल, महत्वाकांक्षी लोग, डू नॉट मॉक, डू नॉट लाफ, मेक फन देयर यूजफुल टॉयल, उनके यूजफुल टॉयल माने हार्ड वर्क, यूजफुल कठिन श्रम, डू नॉट लाफ एट देयर हार्ड वर्क, उनके कठिन श्रम पर मत हंसो. बिकॉज आवर फोर फादर्स वर हार्ड वर्किंग पीपल, दे हैड टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी पड़ती थी. टू लिव लाइफ वॉज नॉट इजी इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में जीवन आसान नहीं, कठिन जीवन था, मेहनत करनी पड़ती थी, संघर्ष करना पड़ता था जीने के लिए. उनके पास इतने साइंटिफिक जो इन्वेंशंस नहीं थे, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जितना आज हमारे पास है. इसीलिए कहता है ओ एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाफ एट देयर हार्ड वर्क, उनके कठिन श्रम पर मत हंसो. फिर कहता है कि देयर होमली जॉयज, do not laugh, do not make fun their simple means of entertainment, घरेलू मनोरंजन के साथ का, do not laugh their simple joy, do not laugh their simple means of entertainment, मनोरंजन के सामान्य जो साधन थे उस पर मत हंसो. and destiny obscure, and do not laugh at their simple life, unknown destiny, unknown fate, उनके अज्ञात भाग्य पर मत हंसो. डू नॉट लाफ, ये ध्यान से देखिए, दो लाइन एम्बिशियस पीपल के लिए है और दो लाइन ग्रैंडर पीपल के. तो फिर से देखिए, ओ एम्बिशियस पीपल द पोएट एडवाइजेस, डू नॉट लाफ एट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फोर फादर्स, डू नॉट लाफ देयर सिंपल मीन्स ऑफ डोमेस्टिक मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, उनके घरेलू मनोरंजन के साधन पर मत हंसो. डू नॉट laugh at their unknown destiny, unknown fate, unknown life, do not laugh at them, का उन पर हंसो मत.
कितने सिंपल थे हमारे पूर्वज। उनके आज हम देखें हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इतनी गाड़ियां हैं, क्या क्या नहीं, एरोप्लेन है, उनके पास तो कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक नाइट नहीं थी। कितने सिंपल थे, कैसे जीते होंगे, सोच के आपको बड़ा विचित्र लगता है। बट दे वर्कड हार्ड, दे स्ट्रगल्ड इन देयर लाइफ, and it is because of their hard work, their labor, that we are living easy life. उन्हीं की देन है कि आज हम इजी लाइफ जी रहे। डू नॉट लाफ एट देम, मत हंसो। दूसरा, नॉर ग्रैंडर हियर विद अ डेस्टिनफुल स्माइल, तो ग्रैंडर पीपल डू नॉट स्माइल हेटफुली, का घृणा पूर्वक मत मुस्कुराओ। डू नॉट स्माइल हेटफुली ऑन एट आवर फोर फादर्स, पूर्वजों पर घृणा पूर्वक मत मुस्कुराओ। क्या करके, कहा शॉर्ट हियर, सुन करके मत मुस्कुराओ। शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, कहा द एनल्स मीन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द पुअर। आवर फोर फादर्स वर पुअर पीपुल, दे हैव नो हिस्ट्री, कोई इतिहास ही उनका नहीं है, दे हैव नो रिकॉर्ड। शॉर्ट एंड सिंपल, देयर लाइफ हिस्ट्री वेरी सिंपल, देयर लाइफ हिस्ट्री इज वेरी शॉर्ट। जीवन का इतिहास बहुत छोटा है, जीवन का इतिहास बड़ा ही सिंपल है। तो डू नॉट स्माइल हेटफुली, घृणा पूर्वक मत मुस्कुराओ। व्हेन समवन टेल्स यू, यू हियर देयर सिंपल हिस्ट्री, यू हियर देयर शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ देयर लाइफ, एंड यू आर ग्रैंडर, यू आर प्रॉस्परस, तुम संपन्न हो, खुशहाल हो, बड़े आगे एडवांस हो। तो डू नॉट लाफ एट देम, डू नॉट स्माइल, क्योंकि मुस्कुराते हैं हम दो तरह से, खुशी से मुस्कुराते हैं या घृणा पूर्वक मुस्कुराते हैं। क्या डू नॉट स्माइल हेटफुली, घृणा पूर्वक मत मुस्कुराओ। हियरिंग द सिंपल एंड शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ दीज पुअर पीपुल हु वेर आवर फोरफादर, जो हमारे पूर्वज थे, उनका छोटा सा इतिहास, साधारण सा जीवन इतिहास था, उसको सुन करके घृणा पूर्वक मत मुस्कुराओ। फिर से एक बार देख लीजिए, कभी क्या सलाह देता है, लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, ओ एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाफ एट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फोरफादर्स, their simple means of entertainment, and their unknown fate. O grander people, do not smile hatefully, hearing the short and simple history of these poor people. अब चौथा के बाद पांचवा स्टांजा, जो इस कविता का लास्ट स्टांजा, पांचवा स्टांजा इस पोएम का, एनालॉजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। दिस स्टांजा इज कंक्लूजन ऑफ द पोएम, इस कविता का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। कवि बताएगा आखिर वो कहना क्या चाहता है आपसे। पूर्वजों का जो कंडीशन है, जो ग्रेव को, टूटी फूटी कब्र को देखता है, देख करके उसके दिमाग में क्या आता है, कौन सी बात आती है जो सोच में पड़ जाता है, और एक कविता लिखनी पड़ती है उसको। अब रीजन बता रहा, का बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट में डिंग हाकना, हेराल्ड्री ऊंचे कुल में जन्म लेना, द पंप ऑफ पावर, वी आर प्राउड ऑफ आवर हाई बर्थ, इफ यू बिलोंग टू नोबल फैमिली, हाई फैमिली, यू आर प्राउड ऑफ इट, एंड जनरली everyone boasts of his higher family, noble family, royal family, कोई शाही परिवार से है, कोई बड़े पैसे वाले का है, तो हम घमंड करते हैं। You are proud of your high family, the pomp of power. If you are powerful, you show your power. तो शक्ति का प्रदर्शन आप करते हो, ऊंचे कुल की डींग हाँकते हो। And all that beauty, और जो ब्यूटीफुल चीजें आपके पास है, सुंदर चीजें हैं, या यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, यू आर प्राउड ऑफ योर वेल्थ, का ऑल दैट वेल्थ है भाई, जो धन आपको मिल गया थोड़े समय के ही मिलता, किसी को परमानेंट नहीं मिलता। व्हाट वी गेट ऑन द अर्थ वी गेट फ्रॉम दिस अर्थ, एंड व्हेन यू लीव द अर्थ वी हैव टू लीव। जो कुछ हम पाते हैं इस धरती से पाते हैं, और जाते हैं तो धरती पर
छोड़ के ही जाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि ऑल दैट ब्यूटी, यू आर प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, यू आर प्राउड ऑफ योर हायर फैमिली, यू आर प्राउड ऑफ योर पावर, यू आर प्राउड ऑफ योर वेल्थ। धन का घमंड है, शक्ति का घमंड है, सौंदर्य का घमंड है, ऊंचे कुल का घमंड है। एवरीथिंग इज यूजलेस, सब बेकार है। आखिर बेकार क्यों करता है? इसलिए कह रहा कि अवेट्स ही फाइंड्स, द पोएट फाइंड्स, कभी ये पाता है, क्या पता है कि द लाइक द इनएविटेबल आवर, द अवेट्स डेथ इज वेटिंग। इनएविटेबल आवर क्या है? विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, अवॉइड, जिससे बचा ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके। अगर मृत्यु आ गई, कल आ गई तो कल ही आएगी, आज है तो आज ही आएगी। नो वन कैन एस्केप, नो वन कैन पोस्टपोन, न कोई टाल सकता है मृत्यु से, न कोई बच सकता है। तो कह रहा है कि अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, डेथ इज वेटिंग, डेथ इंतजार कर। बट कैसे कर रही है? कह रहा है कि अलाइक, इन द सेम वे, मृत्यु तो एक जैसा सबके साथ व्यवहार करती है। रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, ugly or beautiful, powerful or weak, educated or ignorant, must die। अमीर मरेगा, गरीब मरेगा, कमजोर है, पावरफुल है, सुंदर है, बदसूरत है, भिखारी है, राजा है, एवरीवन हैज टू मीट द डेथ। सबको मृत्यु का सामना करना ही होगा। एंड डेथ मीट्स एवरीवन इन द सेम वे, और मौत तो सबसे समान व्यवहार करती है। इसलिए कहा डेथ इज वेटिंग फॉर एवरीवन, मृत्यु सबका इंतजार कर रही है, क्योंकि पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ये जो ग्लोरी शब्द है ना, ये इनके लिए है, वो आर बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, जो ऊंचे कुल का घमंड करते हैं। सो देयर पावर, जिन्हें शक्ति का घमंड है, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हु आर ब्यूटीफुल, वेल्दी, जो पावरफुल हैं, सुंदर हैं, ताकतवर हैं, शक्ति का घमंड है, ऊंचे कुल के हैं, का एवरीवन, सबकी बात करता है कि पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ऑल दीज थिंग्स एंड, सबका अंत होता है। का लीड, सारे मार्ग कहाँ जाएंगे? ओनली वन, चारों तरफ से आएंगे मार्ग, और जाएंगे कहाँ? बट का मतलब क्या? ओनली टू द ग्रेव। सारे मार्ग मौत की तरफ ही जाते हैं। सबको मृत्यु का सामना करना है। मतलब क्या है? डेथ लेबल्स ऑल डिस्टिंक्शन अमंग अस, मृत्यु हमारे बीच के सारे भेदभाव को मिटा देती है। देयर इज नो पुअर और रिच, यंग और ओल्ड, वीक और स्ट्रॉन्ग, रिच और पुअर, एवरीवन हैज टू डाई, मरना सबको है। सो द पोएट एडवाइजेज दैट इट इज यूजलेस टू बी प्राउड ऑफ एनीथिंग व्हाट यू हैव ऑन द अर्थ, जो कुछ आपको इस धरती पर मिला है और उसका आपको घमंड है, तो ये यूजलेस है, क्योंकि डेथ इज श्योर एंड सर्टेन, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम इट, कोई बच नहीं सकता। एंड सो डेथ लेबल्स ऑल डिस्टिंक्शन, मृत्यु सारे भेदभाव को मिटा देती है। तो ये इस कविता का निष्कर्ष रहा। कवि कहना क्या चाहता है। अब कविता आपको कैसी लगी? अगर समझ में आई हो तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नेक्स्ट पोएम के साथ।